हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम चेंज ऑफ स्टेट एंड कैलोरीमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं। आप नोट करें, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल हैं, आप नोट कर लें। पहला एग्जाम्पल देखें, नोट करिए मेरे साथ। 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच हीट शुड बी गिवन। 100 ग्राम आइस है हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस की। 100 ग्राम आइस है हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस की, और इसको 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट हमको पता करना है। जरा गौर से देखें इसे, तो क्वेश्चन को लिख लें, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं इसे, थोड़ा ध्यान दो मेरी बात पर। देखो, हमारे पास 100 ग्राम आइस है, चेक करो जरा। ये 100 ग्राम आइस लिखी है मैंने यहां पर, गौर से देखो। आइस है -20 डिग्री सेल्सियस की, और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में इसे बदलना है। तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है ना। 100 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस को, और इसको स्टीम में बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। और आइस स्टीम में तो तब बदलेगी, पहले आइस पानी में कन्वर्ट हो, फिर उसके बाद वो आइस पानी में कन्वर्ट होने के बाद पानी को बॉईल कराएं, और पानी को बॉईल कराएंगे तब स्टीम में कन्वर्ट होगी। तो अब पहले इस आइस को मेल्ट कराइए आप। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है आइस का, -20 डिग्री सेल्सियस, और मेल्ट कब होती है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इस आइस का टेम्परेचर -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ेगा। मीन्स इसका टेम्परेचर -20 से 0 तक बढ़ा दो। और जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट के लिए फॉर्मूला लगता है। इसको, इस आइस को हमें हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर बदलने में, mc∆T। तो इस फॉर्मूले में m क्या है, मास है आइस का, c क्या चीज है, आइस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो c क्या है, आइस की स्पेसिफिक हीट। ∆T चेंज इन टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। -20 से 0 कर दिया तो ∆T कितना लिखेंगे, 20। अब 100 ग्राम -20 डिग्री सेल्सियस की 100 ग्राम आइस का टेम्परेचर बढ़ा करके कितना कर दिया आपने, आइस का -20 से 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट लगाएंगे फॉर्मूला mc∆T। तो अब बदल गई ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस मेरे ख्याल से मेल्ट होगी, क्योंकि पहले 0 डिग्री सेल्सियस की आइस मेल्ट होकर के बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। तो 100 डिग्री सेल्सियस की 0 डिग्री सेल्सियस की 100 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, और बदलना है 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, और जब किसी सब्सटेंस की विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर स्टेट बदलती है तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है m×L। तो इस फॉर्मूले में इस आइस को वाटर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ m मास है इसका, L क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस को मेल्ट कराना है, तो लेटेंट हीट आइस की लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये बन गया 0 डिग्री सेल्सियस का 100 ग्राम पानी, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस कन्वर्ट हो गई 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। अब इसको स्टीम में बदलना है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस का पानी तो स्टीम में कन्वर्ट होगा नहीं डायरेक्ट, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम तो बनेगी नहीं। पहले इस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल कराना पड़ेगा। पहले इस वाटर को, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। पहले 0 डिग्री सेल्सियस के पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बदलना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जब चेंज कर रहे हैं हम, तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं mc∆T। तो इस फॉर्मूले में m तो मास है पानी का, c इस पानी को हीट कर रहे हो आप, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो स्पेसिफिक हीट है यहाँ पर पानी की। ये जो c है ना, इस वाटर की स्पेसिफिक हीट लिखेंगे हम यहाँ पर। चेंज इन टेम्परेचर 0 से कितना कर दिया, 100। चेंज इन टेम्परेचर ∆θ लिखेंगे, ∆T लिखेंगे 100। अब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, केवल स्टेट बदल रही है। और ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर गिवन अमाउंट ऑफ हीट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं m×L।
m तो मास है और l क्या है, लेटेंट हीट है किसकी, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, स्टीम की लेटेंट हीट है ये। तो टोटल गिवन अमाउंट ऑफ हीट कितना हुआ देखो, ये वाली हीट प्लस ये हीट प्लस ये हीट प्लस ये हीट, चारों को जोड़ दो, ऐड कर दो, टोटल गिवन अमाउंट ऑफ हीट निकल आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। Q1 कितना है, mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी, लेकिन यहां पर c किसकी लगाएंगे हम, आइस की, लिख दिया है। Q2 m इंटू एल प्लस m इंटू एल, एल लेटेंट हीट किसकी लगाएंगे, आइस की, यहां लिख दिया मैंने, प्लस Q3 mc डेल्टा टी, c किसका लगाएंगे हम, वाटर का, क्लियर, प्लस Q4 ml, तो L किसकी लगाएंगे, स्टीम की, क्लियर। जरा चेक करो, यहां पर लिखिएगा मास कितना है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट किसकी लिखी है हमने, आइस की, आइस की स्पेसिफिक 0.5 होती है। चेंज इन टेम्परेचर -20 से 0 हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर +20 हो गया। बोलो मेरे बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होगा। प्लस m 100 ग्राम है, लेटेंट हीट आइस की 80 होती है, प्लस m वही 100 ग्राम, यहां पर स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर की, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 है, चेंज इन टेम्परेचर 0 से 100, चेंज इन टेम्परेचर 100 हो गया, प्लस ml, l स्टीम की लगाएंगे, m कितना है 100, स्पेसिफिक हीट स्टीम की कितनी है, वाटर की, स्टीम वाटर की स्पेसिफिक हीट नहीं, लेटेंट हीट स्टीम की, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 536, क्लियर। इसे सॉल्व कर लो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इनको ऐड करो, नोट कर लो बच्चों और ऐड कर लो, इसे ऐड करके रिजल्ट ये आएगा, करके देख लो आप, नोट कर लो पहले इसे आराम से, तसल्ली से देखो। 0.5 का मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो 10 हो गया, 10 इंटू 100 1000 तो ये आ गया, प्लस 8000 ये आएगा, प्लस 10000 ये आएगा, प्लस 5000 3600 ये आएगा, सबको ऐड कर दो, रिजल्ट आपका ये आएगा बच्चों, चेक कर लो, ठीक है। नोट कर लिया, सभी बच्चों ने नोट कर लिया, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और देखें बच्चों, ये वाला नोट करें आप, इसे नोट कर लो आप इसे। 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 80 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। देन कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन ईच केस। क्वेश्चन को पहले नोट कर लो आप। क्या बेटे, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दो मेरी बात पर, 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक वेसल में, जरा ध्यान दें यहां पर, इसमें 100 ग्राम वाटर है बच्चों, 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, 80 ग्राम वाटर है इसमें 50 डिग्री सेल्सियस का, इसमें 80 ग्राम वाटर है बच्चों, 80 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सेकंड केस में, ठीक है। थर्ड केस में क्या कह रहा है राजा बेटा, 200 ग्राम वाटर है इसमें, 200 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें 200 ग्राम वाटर है, 200 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, क्वेश्चन में ये बोला है 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम आइस मिलाई है उसने, किसमें, 100 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस का, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम आइस इसमें मिक्स की है, ये 50 ग्राम आइस है,
50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये आइस है 50 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की, और इसको मिक्स किया है 100 ग्राम पानी में जो 20 डिग्री सेल्सियस का इसमें मिला दिया। तो आइस को जब इस पानी में ड्रॉप करेंगे, मिला देंगे, मिक्स करेंगे तो ये पूछा है इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। सेकंड में पूछा है इसमें भी 50 ग्राम आइस मिलाई है आपने, 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें 80 ग्राम पानी है 50 डिग्री सेल्सियस का, और इसमें 50 ग्राम आइस इसमें मिक्स किया है। तब उस केस में इस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। और थर्ड केस में उसने बोला है, मेरे बच्चे जरा गौर से देखना ध्यान से, इसमें 50 ग्राम आइस मिलाई है, 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तीनों ही केस में जरा गौर से देखो, 20 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम आइस मिलाई है 0 डिग्री सेल्सियस की। यहां पर 50 डिग्री सेल्सियस के 80 ग्राम पानी में 50 ग्राम आइस मिलाई है 0 डिग्री सेल्सियस की, और इस केस में 40 डिग्री सेल्सियस के 200 ग्राम पानी है इस वेसल में, और इसमें 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस की मिला दी है। तो इन तीनों केस में ये पूछा है इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा है उसने। सिंपल सी बात सुन लो जरा बच्चों, जब इफ टू बॉडीज वन इज सॉलिड एंड अदर इज लिक्विड और बोथ आर लिक्विड आर मिक्स्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, इफ टू बॉडीज वन इज सॉलिड एंड अदर इज लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर और बोथ आर लिक्विड आर मिक्स्ड, देन हीट ऑलवेज कंडक्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी until their temperature become same। तब तक हीट कंडक्ट करती है ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से, हीट कम टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर, तब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो सिंपल सी बात है, जरा गौर से देखो, यहां ये 50 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस की, इसका टेम्परेचर तो कम हो गया और पानी का टेम्परेचर ज्यादा है। जब आइस को हीट में इसमें 20 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम पानी में मिलाएंगे तो हीट वाटर हीट देगा और आइस हीट लेगी, तो हीट कंडक्ट करेगी ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की। क्लियर है। यहां पर भी 80 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस का, इसमें 50 ग्राम आइस मिलाई है, तो उस केस में भी मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा है। और इसी तरह से यहां पर भी 200 ग्राम पानी है 40 डिग्री सेल्सियस का, इसमें भी 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस की मिलाई है, इसमें भी मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा है। बहुत विशेष ध्यान से सुनिएगा भाई, आइस का टेम्परेचर कम है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जब पानी में मिलाओगे इसका टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, तो पहले तो मेरे ख्याल से ये आइस मेल्ट होगी बड़े बच्चे। तो जब 50 ग्राम आइस कंप्लीट मेल्ट होगी तो इस आइस को हीट कितनी चाहिए, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस की जब कंप्लीट मेल्ट होकर के 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा तो इसे कितनी हीट चाहिए, रिक्वायर्ड हीट इसके लिए चाहिए m इंटू एल। जरा गौर से देखो, मास कितना है 50, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ आइस, आइस के मेल्ट होने की लेटेंट हीट होती है 80, इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरे ख्याल से इस कंप्लीट आइस को मेल्ट होने के लिए 4000 कैलोरी हीट चाहिए। जरा गौर से देख लो, 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस की जब 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होगी तो इसको रिक्वायर्ड हीट कितनी है 4000 कैलोरी, ठीक है। अब जरा गौर से यहां देखें अगर आप, क्योंकि आइस जब पानी में मिलाओगे तो पानी का टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, क्योंकि हीट कंडक्ट करेगी ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की। जब ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर फॉल होकर के मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, तो ये कितनी हीट निकालेगा, हीट रिजेक्ट कितनी होगी इसमें से, डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी। एम कितना है रे मेरे बच्चे, एम की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1,
और जब ये पानी 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा तो टेम्परेचर कितना फॉल हो गया 20। इसमें से कितनी हीट निकलेगी? मात्र 2000 कैलोरी हीट निकलेगी मेरे बच्चे। कितने कैलोरी? 2000 कैलोरी इसमें से हीट निकलेगी। और कंप्लीट आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए? 4000 कैलोरी हीट चाहिए। तो मेरे ख्याल से पूरी आइस को मेल्ट होने के लिए 4000 कैलोरी हीट चाहिए। और इस वाटर में से, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब 20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक फॉल करेगा तो इस पानी के द्वारा निकाली गई हीट कितनी होगी? 2000 कैलोरी। तो मेरे ख्याल से इतने पढ़े लिखे हो आप लोग, 2000 कैलोरी इसमें से हीट निकल रही है और इसको पूरी आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए? 4000 कैलोरी। तो मेरे ख्याल से इस आइस में से केवल 25 ग्राम आइस, क्योंकि पूरी आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए हीट? 4000 कैलोरी, और इसमें से निकलने वाली हीट कितनी है? 2000 कैलोरी। इसका मतलब 2000 कैलोरी से केवल 25 ग्राम मीन्स आधा अमाउंट इस आइस का मेल्ट होगा। 50 ग्राम में से 25 ग्राम आइस मेल्ट होगी। तो 25 ग्राम आइस मेल्ट होकर के जब 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलेगी तो उसे कितनी हीट चाहिए? 2000 कैलोरी। और 2000 कैलोरी इस पानी से हीट मिल जाएगी। तो उस केस में इस मिक्सचर का टेम्परेचर जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा और मिक्सचर में पानी कितना होगा? 50-100 ग्राम। तो ये रहा, और 50 ग्राम आइस में से 25 ग्राम आइस मेल्ट होकर के 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। तो 25 ग्राम पानी आइस मेल्ट होकर के पहुंच गया। तो इस मिक्सचर में मेरे ख्याल से 125 ग्राम वाटर होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, और रिमेनिंग 25 ग्राम आइस इस मिक्सचर में होगी 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात क्लियर है? फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, अभी आपने कैलकुलेट किया था 50 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस किया, जब मेल्ट होगी कंप्लीट तो इसे कितनी हीट चाहिए? 4000 कैलोरी इसे हीट चाहिए। अभी आपने कैलकुलेट किया था, यहां पर ये रहा, नोट करते जाइए साथ साथ। और जब ये पानी 80 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस का जब 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा तो कितनी हीट ये रिजेक्ट करेगा? mc डेल्टा टी। मास कितना है? 80 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट पानी की 1 है। टेम्परेचर फॉल 50 to 0, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। अमाउंट ऑफ हीट कितनी निकलेगी इसमें से? जब ये पानी का टेम्परेचर 80 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से फॉल होकर के 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो इस वाटर के द्वारा निकाली गई हीट कितनी होगी? 4000 कैलोरी। और इस आइस को कंप्लीट मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए? 4000 कैलोरी। इसे कंप्लीट मेल्ट होने के लिए 4000 कैलोरी चाहिए। और इस पानी में से भी जब ये पानी 50 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा तो इसके द्वारा निकाली गई हीट 4000 कैलोरी होगी। तो जस्ट ये कंप्लीट आइस इसमें मेल्ट हो जाएगी। और मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस मिक्सचर कंटेन 80 ग्राम तो पानी पहले से ही है, 50 ग्राम आइस मेल्ट होकर के पानी में कन्वर्ट हो गई, तो 80 और 50 130 ग्राम वाटर होगा इस मिक्सचर में। कितने डिग्री सेल्सियस का? 0 डिग्री सेल्सियस का। ये बात क्लियर है बच्चों? थर्ड केस देखिएगा, ये बात क्लियर हो गई। थर्ड केस देखो, जब ये 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस की मेल्ट होगी कंप्लीट तो इसे हीट चाहिए कितनी? 4000 कैलोरी। ये बात कैलकुलेट कर चुके हो, फिर से बोल रहा हूं मैं पहले यहां पर। सेम प्रोसीजर में यहां लगा रहा हूं। ये 200 ग्राम पानी है 40 डिग्री सेल्सियस का। जब 40 डिग्री सेल्सियस का 200 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा इसके द्वारा निकाली गई हीट कितनी होगी? mc डेल्टा टी। m कितना है मेरे बच्चे? 200, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर फॉल 40 to 0, कितना हो गया? 40। इसका मतलब इसके द्वारा कितनी हीट निकाली जाएगी? 8000 कैलोरी हीट निकाली जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जरा गौर से देखो यहां पर। जब ये पानी 40 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होकर के जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, तो ये निकालेगा 8000 कैलोरी हीट। और इस आइस को कंप्लीट मेल्ट होने के लिए कितनी कैलोरी हीट चाहिए? 4000 कैलोरी। तो इसका मतलब इस पानी में से जो 8000 कैलोरी हीट निकली है, उस 8000 कैलोरी में से 4000 कैलोरी तो इस आइस ने मेल्ट होने के लिए ले ली, तो रिमेनिंग हीट कितनी बचेगी? 8000 में से 4000 कैलोरी तो चली गई इस आइस को मेल्ट कराने में। तो इस मिक्सचर में क्या हो गया? 50 ग्राम पानी तो ये रहा, क्योंकि 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस की,
0 डिग्री सेल्सियस के जब पानी में बदली तो उसने कितनी कैलोरी हीट ले ली? 4000 कैलोरी। तो ये किस में से ली है? इस पानी में से। तो 8000 कैलोरी में से 4000 तो इस पानी को मेल्ट कराने के लिए, इस वाटर को, सॉरी आइस को मेल्ट कराने के लिए यूज हो गई। तो रिमेनिंग हीट कितनी बचेगी? यहां पर 4000 कैलोरी। और इस कंटेनर के अंदर वाटर होगा कितना? 200 ग्राम, और 50 ग्राम आइस मेल्ट होकर के पहुंच गई। 250 ग्राम वाटर होगा 0 डिग्री सेल्सियस का, और इसके अंदर बची हुई हीट कितनी होगी? 8000 में से 4000 कम कर दो तो कितनी बचेगी? 4000 कैलोरी हीट। ठीक है, तो अब इस कंटेनर के अंदर क्या क्या है? अमाउंट ऑफ हीट कितना है? अमाउंट ऑफ हीट 4000 कैलोरी है, वाटर का अमाउंट, आइस का अमाउंट प्लस इस वाटर का अमाउंट इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर फिर कितना हो जाएगा? क्योंकि 50 ग्राम आइस तो मेल्ट होकर के 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो गई, और 200 ग्राम पानी ये रहा, इसका टेम्परेचर 40 से घट करके कितना हो गया? 0। तो इस कंटेनर के अंदर 250 ग्राम वाटर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस का। और मान लो उस मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके मान लो फिर से डेल्टा टी हो गया, तो उस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा ये पता करने के लिए रिमेनिंग हीट कितनी है? 8000 में से 4000 कम कर दो तो रिमेनिंग हीट कितनी है? 4000 कैलोरी। अमाउंट ऑफ वाटर कितना है इसमें? 250 ग्राम वाटर हो गया, स्पेसिफिक हीट पानी की 1, और टेम्परेचर 0 से बढ़कर के मान लो T डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टेम्परेचर कितना हो गया मेरे बच्चे? 0 से बढ़कर के T, तो T माइनस 0, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा पता चल जाएगा। इस 0 से 0 कैंसिल कर दो, 400 को 25 से डिवाइड कर दो, तो टेम्परेचर आ जाएगा इस मिक्सचर का कितना? 400 अपॉन 25। इस मिक्सचर का टेम्परेचर होगा 16 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंटेनर के अंदर 250 ग्राम वाटर होगा कितने डिग्री सेल्सियस का? 16 डिग्री सेल्सियस का। आप नोट करना चाहते हो तो बच्चों नोट कर लो इसे। नोट कर लिया? नोट कर लीजिए पहले आप इसे, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन बच्चों मैंने लिखा है, मैंने सिंपल सा मेथड आपको समझाया है। ये इस मेथड को मैंने देखो नीचे लिख दिया है, इसको हटा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। अब चेक करिए जरा, देखो क्वेश्चन क्या था मालूम है आपको? 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। सेकंड केस में 80 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। थर्ड केस दिया है 200 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। देन कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन ईच केस। मैंने रिजल्ट लिखा है, जरा गौर से देखो। 50 ग्राम आइस जब पूरी मेल्ट होगी उसके लिए कितनी हीट की जरूरत है? हीट नीडेड टू मेल्ट होल आइस, Q बराबर M इंटू L। कितनी आइस है? 50 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस की। तो पूरी आइस जब मेल्ट होगी तो उसको कितनी हीट की जरूरत होगी? फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर ML। 50 ग्राम आइस है, फ्यूजन आइस के फ्यूजन की लेटेंट हीट होती है 80। तो इस आइस को, पूरी आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए? 4000 कैलोरी हीट चाहिए। फर्स्ट केस में क्या बोला है उसने? इस आइस को मिक्स किया है आपने 20 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम वाटर में। तो जब 20 डिग्री सेल्सियस का 100 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा तो इसके द्वारा निकाली गई हीट कितनी होगी? ये बात मैंने यहां लिख दी है। मैक्सिमम हीट गिवन बाय द वाटर इन कमिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस। जब 20 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा तो पानी के द्वारा दी गई हीट कितनी होगी? Q डैश इक्वल टू MC डेल्टा T। मास कितना है पानी का? 100 ग्राम, स्पेसिफिक वाटर की 1, और टेम्परेचर उसका 20 से 0 तक फॉल हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर 20 माइनस 0। तो पानी के द्वारा निकाली गई हीट कितनी होगी? 2000 कैलोरी। और पूरी आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए? 4000 कैलोरी। तो मेरे ख्याल से पानी जब 20 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो रहा है तो कितनी हीट निकाल रहा है? मात्र 2000 कैलोरी। और पूरी आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए? 4000 कैलोरी। इसका मतलब ये हो गया इस 2000 कैलोरी हीट से केवल हाफ अमाउंट आइस का मेल्ट होगा। ये बात मैंने यहां लिख दी है। हेंस ओनली हाफ आइस विल मेल्ट व्हिच विल कूल द वाटर अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। हेंस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड द मिक्सचर will contain
25 ग्राम आइस एंड 125 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस मिक्सचर के अंदर 100 ग्राम पानी तो पहले से ही था, 50 ग्राम में से 25 ग्राम आइस मेल्ट होकर के उसमें चली गई, तो 125 ग्राम तो पानी हो गया, और बची हुई 25 ग्राम आइस होगी उसमें कितने डिग्री सेल्सियस की? 0 डिग्री सेल्सियस की। सेकंड केस में क्या कह रहा है मेरे बच्चे? अब इसी आइस को मिक्स किया है आपने 80 ग्राम वाटर में, 50 डिग्री सेल्सियस का 80 ग्राम वाटर है, इस 50 ग्राम आइस को इसमें मिक्स किया है, तब मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? कंप्लीट आइस को मेल्ट होने के लिए रिक्वायर्ड हीट कितनी है? 4000 कैलोरी। और जब 50 डिग्री सेल्सियस का 80 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा तो उसके द्वारा निकाली गई हीट कितनी होगी? ये बात मैंने लिख दी है। मैक्सिमम हीट गिवन बाय द वाटर इन कमिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस। जब पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से घट करके 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, 80 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस का, जब पानी 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा तो उसके द्वारा निकाली गई हीट Q बराबर mc डेल्टा टी। अमाउंट वाटर का सेकंड केस में कितना लिखा था? 80 ग्राम। स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 है और पानी ठंडा हो रहा है 50 से 0 तक, चेंज इन टेम्परेचर 50, तो निकाली गई हीट कितनी है? 4000 कैलोरी। और कंप्लीट आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए थी? 4000 कैलोरी आपने लिखी है ऊपर, ये रही। और यहां से कितनी हीट निकाल रहा है ये पानी? 80 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस का जब 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा तो उसके द्वारा निकाली गई हीट भी 4000 कैलोरी है। इसका मतलब पूरी की पूरी आइस, 50 ग्राम जो आइस थी वो टोटल आइस मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, लिख दिया है। Hence whole ice will just melt. Hence temperature of mixture will be 0 degree Celsius and mixture contain 130 ग्राम water at 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 80 ग्राम पानी तो पहले से ही था उसमें और 50 ग्राम आइस मेल्ट हो गई, तो 130 ग्राम वाटर होगा उस मिक्सचर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर? थर्ड केस देखिएगा। थर्ड केस क्या है? जब 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम आइस 40 डिग्री सेल्सियस के 200 ग्राम पानी में मिला दें तब मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? तो उस केस में जरा गौर से देखिएगा। जब 40 डिग्री सेल्सियस का 200 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा तो उसके द्वारा निकाली गई हीट कितनी होगी? मैक्सिमम हीट गिवन बाय द वाटर इन कमिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस mc डेल्टा टी से निकाला है मैंने। मास कितना है? 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट उसकी 1 है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है 40 से 0 तक, तो 40 माइनस 0 हीट निकलेगी उसमें से 8000 कैलोरी। और कंप्लीट आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए? 4000 कैलोरी। मेरे ख्याल से पूरी आइस भी मेल्ट होगी तो 4000 कैलोरी हीट तो बचेगी, तो 4000 कैलोरी हीट जो होगी वो उस मिक्सचर का टेम्परेचर 0 से बढ़ा देगी। तो यहां पर लिख दिया मैंने, हेंस Q डैश, मतलब पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा, 200 ग्राम पानी, 40 डिग्री सेल्सियस का 200 ग्राम पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा तो 8000 कैलोरी हीट निकाल रहा है। और 8000 कैलोरी ये हीट मेरे ख्याल से आइस को 4000 कैलोरी तो यूज हो जाएगी आइस को मेल्ट कराने में, क्योंकि यहां से निकाली गई हीट ज्यादा है और आइस को मेल्ट होने के लिए जो हीट चाहिए वो कम है। सो हेंस यहां पर Q डैश इज ग्रेटर देन Q, हेंस होल आइस विल मेल्ट एंड वाटर सो फॉर्म विल बी हीटेड अबव 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का टेम्परेचर 0 से बढ़ जाएगा, बढ़कर के मान लो पानी का टेम्परेचर T हो गया। लेट T बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो जरा गौर से देखिएगा, हीट गिवन बाई वाटर इज इक्वल टू हीट टेकन बाई आइस। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया मैंने। हीट गिवन बाई वाटर, मास कितना है वाटर का? 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 1। टेम्परेचर मान लो वाटर का 40 से घट करके T तक पहुंच गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 40 माइनस T इज इक्वल टू हीट टेकन बाई आइस। तो आइस पहले तो मेल्ट होगी ml, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस का जब पानी बनेगा आइस में से तो फिर उसका टेम्परेचर 0 से बढ़कर के T तक जाएगा, तो mc डेल्टा T। तो यहां पर जो m लगाओगे आप, यहां पर आपने लिखा है हीट गिवन बाई वाटर, तो यहां पर मास वाटर का लगाओगे, और यहां पर हीट टेकन बाई आइस, तो यहां पर जो मास लगेगा ये आइस का लगेगा बच्चों। ठीक है? यहां पर m मास किसका है? वाटर का। 200 ग्राम वाटर है, स्पेसिफिक पानी की 1,
चेंज इन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ठंडा होकर के मान लो टेम्परेचर फाइनल उसका टी हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर पानी का कितना हो गया 40 माइनस टी इक्वल टू, पहले तो आइस मेल्ट होगी तो m मास आइस का और इनटू लेटेंट हीट 80 प्लस, क्योंकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो गई, 50 ग्राम आइस 50 ग्राम पानी में कन्वर्ट हो गई, तो इस m की जगह पर भी पानी का अमाउंट लिखोगे तो आइस के अमाउंट के बराबर 50 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, और टेम्परेचर उसका बढ़ करके T से 0 से बढ़ करके T हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे हम T माइनस 0। क्लियर? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर, T की वैल्यू पता कर लो, चेक करो। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया 8000 माइनस 200T इक्वल टू, ये कितना हो गया 4000 प्लस 50T। जरा गौर से देख लो, वही मैंने किया है, देखो जरा 8000 में से 4000 को इधर ले आओ, कितना बचेगा 8000 में से 4000 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4000, और ये 200 को उधर ले जाओ तो 250T हो गया, वही मैंने किया था 250T इक्वल टू 400, 4000 0 से 0 कैंसिल, 400 को 25 से डिवाइड कर दो, ये रहा फाइनल टेम्परेचर 400 बाई 4000 अपॉन 250, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 400 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा आपका मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया 16 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? चलें बच्चों आगे, सिंपल सा टॉपिक है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा काम की चीजें लिखी है ये, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, इसको डिनोट करते हैं मेरे बच्चे W से। इट इज द मास, इट इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर, और इट इज द मास ऑफ और दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज द सेम थर्मल कैपेसिटी एज दैट ऑफ कैलोरीमीटर। वाटर का वह अमाउंट जिसकी थर्मल कैपेसिटी कैलोरीमीटर की थर्मल कैपेसिटी के बराबर हो। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर विच हैज द सेम थर्मल कैपेसिटी एज दैट ऑफ कैलोरीमीटर। पानी का वह अमाउंट जिसकी थर्मल कैपेसिटी कैलोरीमीटर की थर्मल कैपेसिटी के बराबर हो। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज द सेम थर्मल कैपेसिटी एज दैट ऑफ कैलोरीमीटर। वाटर का वह अमाउंट जिसकी थर्मल कैपेसिटी सेम कैलोरीमीटर की थर्मल कैपेसिटी के बराबर हो। इट इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज द सेम थर्मल कैपेसिटी एज दैट ऑफ कैलोरीमीटर। मान लीजिए आप m, जैसे हमने मान लिया है कोई कैलोरीमीटर है, इसका मास m है, और c स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। जरा गौर से देखिएगा, यहां पर m क्या है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, और c है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। एंड डेल्टा टी राइज इन अ टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, देन हीट गिवन टू द कैलोरीमीटर डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। नंबर डाल दो इसको फर्स्ट। यहां पर m तो मास है कैलोरीमीटर का, और c यहां पर स्पेसिफिक हीट है कैलोरीमीटर, और चेंज इन डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। अंडरलाइन करना बच्चों, बहुत सिंपल सी बात लिखी है। इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट, इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू W ग्राम ऑफ वाटर एंड इट्स टेम्परेचर ऑल्सो रेज्ड बाई डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। मैं कहना यह चाहता हूं, कैलोरीमीटर क्या होता है पहले तो ये समझो। सिंपली एक वेसल होता है, ये मेटल का एक बर्तन होता है, ये मेटल का वेसल समझते हो ना, कोई भी वेसल ले लो, कॉपर का, कॉपर वेसल होता है एक्चुअल में, कॉपर का कोई वेसल होता है जिसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं बच्चों, और इसमें पानी भर दिया हमने, वाटर। ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है ना। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर, मान लो इस पानी का टेम्परेचर इनिशियली θ1 है, कितना है θ1। तो इस कैलोरीमीटर
क्योंकि ये जो पानी है वाटर है इस कैलोरीमीटर के अंदर डाला हुआ है। जैसे मान लो इस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो इस वेसल का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इस वेसल को हम कैलोरीमीटर बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अब हमने मान लो इस पानी का टेम्परेचर, इसको हीट दी हमने, इस बर्तन को जो हीट दी है जिससे इस पानी का टेम्परेचर मान लो θ1 से बढ़कर θ2 हो गया। जैसे मान लो इसका टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर के मान लो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फाइनल हो गया। मान लो पहले इस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, हीट दी हमने इसको और मान लो ये टेम्परेचर बढ़कर के मान लो 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो पानी का जो टेम्परेचर चेंज हुआ है 20 से 70 तक, तो चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हुआ ना। तो जब ये पानी हीट होगा, सोचो अपने दिमाग से, तो इसको गिवन अमाउंट ऑफ हीट कितनी होगी, गिवन अमाउंट ऑफ हीट जब निकालेंगे हम, तो वो कैसे निकालेंगे? पानी का मास, इस पानी का अमाउंट, अरे भाई पानी का अमाउंट मान लो मास m है पानी का, ठीक है ना, तो पानी का अमाउंट इनटू स्पेसिफिक हीट या m डैश मान लो इसे, इनटू स्पेसिफिक हीट इस पानी की, इनटू c, इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा t। तो चेंज इन टेम्परेचर तो लिख देंगे यहां से क्या, m डैश इंटू c इंटू θ2 माइनस θ1। तो ये इस पानी के द्वारा ली गई हीट निकल आई। तो इस वेसल को कितनी हीट देंगे, क्वेश्चन मेरा ये है। तो सिंपल सी बात सोचने की बच्चों ये है कि जब हम इस वेसल को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये पानी का टेम्परेचर 20 से बढ़कर के मान लो 70 तक हो गया। तो इस पानी के द्वारा ली गई हीट कितनी होगी, m डैश इंटू c इंटू डेल्टा टी। तो पानी के द्वारा ली गई हीट हो गई ना ये। तो क्या उसमें से जब ये वेसल, जब हीट हम देंगे तो ये वेसल भी तो हीट होगा मेरे बच्चे। तो चेंज इन टेम्परेचर जब पानी का θ1 से θ2 है तो इस वेसल का भी तो चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा मेरे भाई। चेंज इन टेम्परेचर, जितना पानी का टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही टेम्परेचर इस वेसल का भी तो चेंज होगा। और इस वेसल का कुछ मास होगा, मान लो मास m है, और इस वेसल के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट T है, C है। तो इस वेसल के द्वारा भी तो हीट कुछ ली जाएगी, ये भी तो हीट कुछ होगी, ये वाली हीट mc डेल्टा t कुछ तो होगी। तो टोटल गिवन अमाउंट ऑफ हीट कैसे निकालोगे, पानी के द्वारा ली गई हीट प्लस वेसल के द्वारा ली गई हीट, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब टोटल कंबाइंड दी गई हीट पता चलेगी। लेकिन अब क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या आएगी आपको मालूम है कि जो वेसल है ना ये वाला, क्वेश्चन में इस वेसल का मास गिवन नहीं होगा और न ही इस वेसल की स्पेसिफिक हीट आपको क्वेश्चन में दी होगी। फिर भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट आपको पता करनी होगी। तो हम कैसे निकालें, प्रॉब्लम यहां पर है। तो सुनिएगा जरा ध्यान से। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम इस कैलोरीमीटर का, इस वेसल को बोलते हैं कैलोरीमीटर। तो इस वेसल का हम निकालते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर। इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट उस अमाउंट को, पानी के उस अमाउंट को बोलते हैं जिसकी थर्मल कैपेसिटी इस कैलोरीमीटर की थर्मल कैपेसिटी के बराबर हो। और कैलोरीमीटर की थर्मल कैपेसिटी क्या हो गई, m इंटू सी। ये थर्मल कैपेसिटी है इस बर्तन की, इस वेसल की। तो इस वेसल का वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन मैंने लिखी है क्या, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज द सेम थर्मल कैपेसिटी एज दैट ऑफ कैलोरीमीटर। इस बात को ठीक से बार बार मैं बोल रहा हूं। हमने ये मान लिया है कि इस वेसल का मास m मान लिया मैंने, कैलोरीमीटर हमने इस वेसल को बोला है। If m is the mass of this vessel means a calorimeter and c is the specific heat of calorimeter and a change of temperature of this vessel, इस वेसल का चेंज इन टेम्परेचर उतना ही होगा जितना इस वाटर का होगा। डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, हेंस हीट गिवन टू द कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर को कितनी हीट देनी होगी वो निकाला जाएगा, फॉर्मूला mc डेल्टा टी। यहां पर m इस बर्तन का, इस कैलोरीमीटर का मास है, c इस वेसल की स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वेसल मींस कैलोरीमीटर।
बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, डेफिनेशन को जरा ध्यान से सुनना। If same amount of heat is given to W gram of water and its temperature also raised by delta T। मान लो W ग्राम वाटर को सेम हीट दी जिससे उस वाटर का टेम्परेचर भी डेल्टा T रेज कर गया। तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट, द हीट गिवन टू द वाटर, इस W ग्राम वाटर को कितनी हीट दी जाएगी? डेल्टा Q, सेम हीट बदल रहे हो आप। डेल्टा Q इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एक होती है, और चेंज इन टेम्परेचर कैलोरीमीटर के बराबर है डेल्टा T। ठीक है ना? ये वाली हीट और ये वाली हीट सेम है, चेंज इन टेम्परेचर सेम है। तो ये वाटर का वो वाला अमाउंट जिसकी थर्मल कैपेसिटी कैलोरीमीटर की थर्मल कैपेसिटी के बराबर हो, क्योंकि C की जगह पर हमने क्या लिख दिया वाटर के लिए 1। फ्रॉम, सो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो जरा गौर से। ये अमाउंट बराबर इसके, तो ये वैल्यू बराबर इसके होगी, इसको मैंने इसके जस्ट बराबर लिखा है मैंने। तो डेल्टा Q बराबर mc डेल्टा T इक्वल टू W इंटू 1 इंटू डेल्टा T। क्लियर? डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? सो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इट इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर which has the same thermal capacity as that of calorimeter। ये थर्मल कैपेसिटी है मेरे ख्याल से कैलोरीमीटर की m इंटू सी। तो W it is that amount of water which has the same thermal capacity as that of calorimeter। इस डेफिनेशन को नोट कर लें बच्चों, ठीक से कर लिया। इन दिस रिलेशन W तो उस वाटर का अमाउंट है जिसकी थर्मल कैपेसिटी कैलोरीमीटर के बराबर हो, m यहां पर कैलोरीमीटर का मास है और C स्पेसिफिक हीट है कैलोरीमीटर। क्लियर? हेंस थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर mc is expressed in the term of mass of water। It is called water equivalent of calorimeter। Hence thermal capacity of calorimeter m into C, thermal capacity of calorimeter mc is expressed in the term of mass of water। ये W मास ही तो है वाटर का। It is called water equivalent of calorimeter। ये बात क्लियर है बिल्कुल? एग्जाम्पल देखें बच्चों, ये तो क्लियर हो गई होगी बात। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, ये बात क्लियर हो गई होगी। इट इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच इज द सेम थर्मल कैपेसिटी एज दैट ऑफ कैलोरीमीटर। ये बात मैंने लिख दी है यहां पर। हेंस थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर m into C is expressed in the term of mass of water W। It is called water equivalent of calorimeter। इस W को ही, इस अमाउंट ऑफ वाटर को ही क्या बेटा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर कहा जाता है। क्लियर? ये एग्जाम्पल देखें बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ये, नोट करिए पहले इस एग्जाम्पल ठीक से। बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, आप इसे नोट करेंगे तो मजा आएगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए इसे। A calorimeter of water equivalent 10 gram has 40 gram water at 20 डिग्री सेल्सियस। ये कोई कैलोरीमीटर बता रहा है वो, एक कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम हैज 40 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक बर्तन बता रहा है कैलोरीमीटर, ये वेसल है कोई, इस वेसल का वाटर इक्विवेलेंट W बोला जाता है, अभी बताया था मैंने। कितना बता रहा है वो? 10 ग्राम बता रहा है, 10 ग्राम। और इसके अंदर, वेसल के अंदर 40 ग्राम वाटर है, ये 40 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। क्लियर? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू वाटर, देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स 70 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये बोला है उसने, इस कैलोरीमीटर जिसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है,
इस कैलोरीमीटर में 20 डिग्री सेल्सियस का 40 ग्राम पानी भरा हुआ है और इसमें स्टीम पास कर रहा है बच्चों, इसमें से स्टीम पास कर रहा है, यहां से स्टीम एंटर कर रही है 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही इसमें स्टीम पास की उसने, तो इस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर के कितना हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो सोचो अपने दिमाग से, इस पानी का टेम्परेचर 40 से बढ़कर के 70 हुआ, 40 से बढ़कर के 70 हुआ, तो इसका मतलब इस वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट होने के लिए एनर्जी, हीट मिली होगी ना कहीं से। तो इसको हीट कहां से मिली, एक्चुअल में ये स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस की है। जब दो डिफरेंट टेम्परेचर के सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं तो हीट ऑलवेज कंडक्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी अंटिल देयर टेम्परेचर बिकम सेम। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम है ना, ये हीट देगी किसको, इस पानी को, जिससे इसका टेम्परेचर 20 से बढ़कर के कहां तक हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस तक। सोचो अपने दिमाग से, जब 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम हीट अपने अंदर से निकालेगी और पानी को देगी, तो मेरे ख्याल से पहले 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम हीट जब रिजेक्ट करेगी तो पहले ये हीट कंडेंस्ड होगी 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में। पहले ये जो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम तुमने जो पास किया ना इसमें, तो जब ये हीट रिजेक्ट करेगी स्टीम, तो पहले इस 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में से कुछ वाटर कंडेंस्ड होगा, यहां पर पानी कंडेंस्ड हो जाएगा। पहले बनेगा ये इस स्टीम का वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और मान लीजिए जो कंडेंस्ड अमाउंट ऑफ स्टीम, मान लो इस कंडेंस्ड स्टीम का अमाउंट मैंने m डैश मान लिया है, तो पहले m डैश ग्राम स्टीम कन्वर्ट हुई 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है 20 से टेम्परेचर बढ़कर के कितना हुआ 70, तो यहां पर जरा गौर से देखो, पहले स्टीम कंडेंस्ड होगी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और फिर उसके बाद इस 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर का टेम्परेचर फॉल करके आएगा कितने तक, 70 तक, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां ज्यादा है और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया है 70। तो ये अभी 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी बना है स्टीम में से कंडेंस्ड होकर के, उसका टेम्परेचर फॉल करके कितने तक जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस केस में ये स्टीम पहले तो कंडेंस्ड होगी, तब हीट रिजेक्ट करेगी, m डैश इंटू एल, स्टेट चेंज हो रही है। उसके बाद ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस का 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा, तब हीट रिजेक्ट करेगा। तो कितनी हीट रिजेक्ट करेगा ये पानी, 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस का 70 डिग्री सेल्सियस तक जब पानी ठंडा होगा, तब ये हीट निकालेगा ये पानी, कितनी m डैश सी 100 माइनस 70 मीन्स डेल्टा टी लिख दो पहले से। तो कंडेंस्ड जब हुई है स्टीम, तब निकाली गई हीट m डैश एल प्लस 100 डिग्री सेल्सियस से ये पानी 70 डिग्री सेल्सियस तक जब ठंडा होगा, तब निकाली गई हीट कितनी होगी m डैश सी इंटू डेल्टा टी। ये दोनों हीट मिलकर के इस पानी प्लस इस वेसल का टेम्परेचर 20 से बढ़ा करके कितना कर देंगी 70। तो इसका मतलब हीट टेकन बाई वाटर प्लस कैलोरीमीटर इज इक्वल टू हीट गिवन बाई स्टीम। तो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड, कितनी स्टीम इसमें कंडेंस्ड होगी, उस स्टीम का मास क्वेश्चन में फाइंड करना है। और लेटेंट हीट दी है स्टीम की कितनी 540 कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, तब क्वेश्चन आपको समझ आएगा बच्चों। मैं ये यहां से हटा रहा हूं, ये मैंने सॉल्यूशन में बनाया हुआ है ये फिगर, ये आपको यहां पर देखिएगा। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चे, एक कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम हैज 40 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू वाटर, देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम 70 डिग्री सेल्सियस, जिससे पानी का टेम्परेचर फाइनली 20 से बढ़कर के कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कितनी स्टीम कंडेंस्ड हुई है जिससे उस पानी और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 20 से बढ़कर के कितना पहुंच गया है 70 पहुंच गया है। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम
क्वेश्चन में गिवन है 540 कैलोरी पर ग्राम। नोट कर लिया। हमने मान लिया है, मान लो m डैश ग्राम स्टीम, m डैश मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड इनटू वाटर, हेंस मास ऑफ वाटर m। क्वेश्चन में मास कितना दिया है पानी का 40 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर कितना दिया है 10 ग्राम। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर θ1 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जरा देखो गौर से, मैंने ये फिगर बनाया है, ये तो कैलोरीमीटर है बच्चों। यहां पर जरा पहले फिगर बनाइए, बहुत सिंपल सा फिगर है ये कैलोरीमीटर है, ये वेसल बर्तन। इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है, कैलोरीमीटर है ये, इसका वाटर इक्विवेलेंट आपके लिए 10 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इस कैलोरीमीटर में भरा हुआ है पानी, वाटर 40 ग्राम वाटर भरा हुआ है। कितने ग्राम पानी है ये 40 ग्राम, लिख लेना 40 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर प्लस कैलोरीमीटर, टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर एंड कैलोरीमीटर रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। इस पानी का टेम्परेचर प्लस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर के कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस तक। कब? जब इस वाटर के अंदर हमने स्टीम पास की है। ये कोई मैंने ट्यूब बना दी है जिसमें होकर के हम क्या पास कर रहे हैं स्टीम, ठीक है ना मेरे बच्चे, स्टीम पास कर रहे हैं। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड। जब स्टीम पास होंगी तो स्टीम पहले कुछ अमाउंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम का m डैश अमाउंट स्टीम का कंडेंस्ड होकर के m डैश पानी बन गया 100 डिग्री सेल्सियस का। m डैश मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट टेम्परेचर ऑफ दिस कंडेंस्ड वाटर फॉल्स फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल टेम्परेचर उसका लिख दिया है आपने ऊपर, कितना है 70 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो इसका मतलब इस स्टीम जब कंडेंस्ड होगी पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में, फिर 100 डिग्री सेल्सियस के पानी का टेम्परेचर 100 से घट करके कहां तक जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस स्टीम के द्वारा जो दी गई हीट है वो किसे मिलेगी, इस वाटर को प्लस इस कैलोरीमीटर। तो यहां पर यही लाइन मैंने लिखी है नीचे। सो हीट गिवन बाय स्टीम प्लस कंडेंस्ड वाटर इज इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, ठीक है। इस कंडेंस्ड स्टीम और कंडेंस्ड वाटर के द्वारा जो दी गई हीट है वो इस वाटर और कैलोरीमीटर के द्वारा ली गई हीट के इक्वल होगी। क्लियर है? नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लें आप इसे ठीक से, जल्दी से नोट कीजिए आप पहले, ठीक है। इस पानी का और कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर θ1 कितना है 20, और इसका पानी और कैलोरीमीटर का फाइनल टेम्परेचर 20 से बढ़कर के कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस तक। ये हुआ कैसे? पहले तो स्टीम कंडेंस्ड हुई 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में, मानो m डैश ग्राम स्टीम वाटर में कंडेंस्ड हुई 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। अब 100 डिग्री सेल्सियस के पानी का टेम्परेचर फॉल करेगा कहां तक, फाइनल टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो लिख दिया है आपने, हीट गिवन बाय स्टीम प्लस कंडेंस्ड वाटर इज इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। होशियारी से लिखना आप यहां पर पॉइंट, हीट गिवन बाय स्टीम प्लस कंडेंस्ड वाटर। पहले स्टीम वाटर में कंडेंस्ड हुई तो स्टेट बदल रही है, तो m डैश l प्लस अब m डैश अमाउंट ऑफ कंडेंस्ड वाटर कूल फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला लगाएंगे m डैश c डेल्टा थीटा, टेम्परेचर बदल रहा है ना, इक्वल टू ये हीट किसके द्वारा ली जा रही है, वाटर प्लस कैलोरीमीटर। तो वाटर कितना है 40 ग्राम, m ग्राम वाटर है और वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर का डबल, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। ये तो वाटर का अमाउंट प्लस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, m प्लस w इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा डैश लिख दिया मैंने, क्योंकि यहां डेल्टा थीटा लिखा है, यहां डेल्टा थीटा डैश लिखा है मैंने। तो जरा गौर से देखो बच्चों, m डैश का मान तो निकालना है मुझे, लेटेंट हीट स्टीम की 540 प्लस m डैश
अमाउंट वाटर का स्टीम में कंडेंस्ड हुआ है, m डैश इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से जो कंडेंस्ड हुआ है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में, वो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी का टेम्परेचर फॉल हुआ 70 तक। 100 माइनस 70 मीन्स फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर प्लस वाटर इक्विवेलेंट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। उस पानी का कितना हुआ, 20 से बढ़कर के 70 हो गया है। θ2 माइनस θ1, ये θ2 है, ये θ1 है, ठीक है। तो m डैश की वैल्यू निकल आई। देखो 540 m डैश तो ये रहा, यहां से 100 माइनस 30 70, तो 30 बचेगा, 30 प्लस m डैश इंटू m डैश, तो 540 और 30 570 m डैश इज इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट करो, यहां से 50 और यहां से ही 50, 50 इंटू 50, 50 इंटू 50, तो m डैश की वैल्यू निकल आएगी 570 m डैश इक्वल टू 2500, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 250 को 57 से डिवाइड कर दो, m डैश की वैल्यू निकल आई। रिजल्ट आ रहा है आपका 4.4 ग्राम अमाउंट ऑफ स्टीम इज कंडेंस्ड इनटू वाटर। इतनी स्टीम कंडेंस्ड होगी पानी। क्लियर? नोट कर लिया बच्चों? वेरी गुड। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा हीटिंग कर्व। किसकी बात कर रहा हूं? मैं हीटिंग कर्व की बात कर रहा हूं। जरा ये कर्व अगर बना लें तो बड़ा बड़ा अच्छा रहेगा बच्चों। बना लेंगे ये कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल वाला कर्व है ये। पहले ये ग्राफ को बनाओ। इस ग्राफ में जरा एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, देखो इस वाई एक्सिस पर तो मैंने टेम्परेचर लिखा है और इस एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लिखा है। इस एक्सिस पर तो मैंने टाइम लिखा है और इस एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर लिखा है। जरा ध्यान दो, कोई सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से। यहां से इधर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर टाइम बढ़ रहा है। ये ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या चाहिए? चेंज इन टेम्परेचर है, और ये डेल्टा टी क्या चाहिए? टाइम है। इस कर्व का स्लोप जरा गौर से देख लो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा तो चेंज इन टेम्परेचर है और डेल्टा टी क्या चाहिए? टाइम। ठीक है। इसके बाद देखो जरा, यहां से यहां तक T1 टेम्परेचर तक, टाइम तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, कर्व स्ट्रेट लाइन। उसके बाद T1 से T2 तक क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बच्चों। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो सॉलिड है ना, यहां पर ये मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये टेम्परेचर जो θ1 है, इस सॉलिड का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। यहां से मेल्ट होना शुरू कर दिया, यहां से यहां तक कंप्लीट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। ठीक है ना। उसके बाद T2 से T3 तक, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाना शुरू हुआ। इसका मतलब जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया पूरा सॉलिड, यहां पर लिक्विफिकेशन है। ये यहां पर टोटल पूरा का पूरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका देखो जरा गौर से, कर्व स्ट्रेट लाइन है। T2 से T3 तक ये लिक्विड हीट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही। उसके बाद T3 से T4 तक जरा गौर से देखो, यहां से यहां तक टेम्परेचर बदलना बंद हो गया। इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब यहां से लिक्विड ने किस में कन्वर्ट करना हो गया? वेपर्स में। पूरा का पूरा लिक्विड यहां पर किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है। वेपर्स मीन्स वेपर स्टेट में होगा तो उसका टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है। फिर कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ बना लो। ये तो मेल्टिंग पॉइंट है मेरे ख्याल से। यहां पर पूरा का पूरा सॉलिड यहां पर जाकर के किस में बदल गया? लिक्विड में। यहां से लिक्विड हीट हो रहा है, यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइल होने लगा, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होने लगा, वेपोराइजेशन हो रहा है। यहां से स्टार्ट हो रहा है वेपोराइजेशन। यहां पर पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है। कर्व स्ट्रेट लाइन।
इस ग्राफ को ठीक से बना लो बच्चों। ये तो सॉलिड स्टेट टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पर मेल्ट होना शुरू हुआ, यहां पर पूरा सॉलिड लिक्विड में बदल गया, यहां से लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहां पर लिक्विड बॉयल होने लगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा ये टेम्परेचर। θ1 इज मेल्टिंग पॉइंट, θ2 इज बॉइलिंग पॉइंट। वेपर में कन्वर्ट शुरू हो गया, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यहां पर पूरा का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है। ग्राफ को जरा गौर से बना लो, ठीक से देख करके बना लीजिए। बना लिया, ठीक से बना लीजिए इस ग्राफ को। बनाया। हीटिंग कर्व, when a given mass m of solid is heated at constant rate p, यहां पर जरा ध्यान दें, when a given mass, कोई अमाउंट किसी सॉलिड का दिया है हमारे पास, when a given mass m of solid is heated at constant rate p means delta q upon delta t बराबर p, supplied heat per unit time p बोला है उसमें, and a graph is plotted between temperature and time as shown in figure। फिगर बना लिया होगा आपने। अब इस फिगर को आप अपनी कॉपी पर बना लें, जरा ध्यान से देखें। 0 से T1 समय तक सॉलिड हीट हो रहा है, हीट होकर के टेम्परेचर θ1, यहां पर सॉलिड ने मेल्ट होना शुरू कर दिया, तो θ1 क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। फिर यहां से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लिक्विड बन गया, यहां से यहां तक कंप्लीट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। इस वाले ग्राफ में लिक्विफिकेशन हो रहा है, यहां पर पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद टेम्परेचर T2 से T3 तक बढ़ रहा है, तो T1 से T2 तक ये क्या है, लिक्विफिकेशन शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ। इसके बाद T2 से T3 तक लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पर टेम्परेचर, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाना बंद हो गया, इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है, लिक्विड बॉयल होने लगा। और इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इतने टाइम तक कंप्लीट लिक्विड यहां पर जाकर के वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद टेम्परेचर वेपर का फिर इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ बना लीजिए। यहां पर आपने नोट किया है, when a given mass m of solid is heated at constant rate p means supplied heat per unit time, क्वेश्चन में गिवन है p है, and graph is plotted between temperature and time, जैसा कि फिगर में आपने देखा है। this graph or this curve is called heating curve। from this curve it is clear that in the graph from O to A, इस ग्राफ में देखो O से A तक, O से A तक सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ए पर जाकर के T1 से T2 तक टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, इसका मतलब क्या है, ये मेल्ट होना शुरू हो गया। सो θ1 इज मेल्टिंग पॉइंट। मैंने लिख दिया है इन ग्राफ फ्रॉम O टू A, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड चेंजेस विद टाइम, तो सप्लाइड हीट कितनी होगी, डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, MC डेल्टा थीटा, और डेल्टा Q की जगह पर क्या लिख दिया है, T इंटू डेल्टा T। डेल्टा T क्या है मेरे बच्चे, टाइम है, कहां से कहां तक भाई, पावर P बराबर क्या दिया है, सप्लाइड हीट पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम। तो 0 से T1 समय तक सप्लाइड हीट कितनी है, डेल्टा Q बराबर m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, डेल्टा Q की जगह पर मैं लिख सकता हूं P इंटू डेल्टा T, क्या चीज है, टाइम है, ठीक है ना। तो इस सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, C बराबर C इज इक्वल टू, C है m इंटू डेल्टा थीटा को नीचे ले लो, तो P अपॉन m इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा थीटा, और डेल्टा T अपॉन डेल्टा थीटा ये क्या चीज है, उस कर्व का स्लोप जो था ना, स्लोप ऑफ कर्व क्या था, ध्यान करो, स्लोप ऑफ कर्व tan थीटा क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी था। तो यहां पर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्लोप, तो C इज इक्वल टू P अपॉन M इंटू स्लोप ऑफ कर्व, तो यहां पर यही बात मैंने लिखी है, C इज इक्वल टू
एम को नीचे ले आया यहाँ P अपॉन एम, डेल्टा थीटा को इसके नीचे ले आया डेल्टा T अपॉन डेल्टा थीटा, और डेल्टा T अपॉन डेल्टा थीटा ये तो टाइम अपॉन, ये तो टाइम है और ये चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा T अपॉन डेल्टा थीटा को लिख दिया मैंने 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व। P अपॉन एम इज कांस्टेंट, P अपॉन एम इज कांस्टेंट, so the specific heat of solid is inversely proportional to slope of curve। क्लियर? ये बात क्लियर है बच्चों? सेकंड पॉइंट देखिएगा, इन द ग्राफ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक देखो जरा, ए से बी तक, ए से बी तक क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ए क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ए पर θ1 क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और ए से बी तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, θ1 T1 से T2 समय तक वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जरा ग्राफ तो देख लिया आपने, यहां पर लिख दिया है, इन द ग्राफ फ्रॉम ए टू बी टेम्परेचर इज सेम, सो θ1 इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, कांस्टेंट है वो। एट पॉइंट ए मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज स्टार्ट्स एंड एट बी ऑल सॉलिड मेल्ट, पूरा का पूरा सॉलिड किसमें क्या हो गया, मेल्ट हो गया पूरा। मान लो मेल्टिंग सॉलिड के मेल्ट होने की लेटेंट हीट L है, लेट L इज द लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ सॉलिड, तो सप्लाइड हीट कितनी होगी बेटा, ए से बी तक, ए से बी तक सप्लाइड हीट डेल्टा Q बराबर m इंटू L इक्वल टू P डेल्टा T। ठीक है ना? डेल्टा T कितना है, ए बी कर्व में T2 माइनस T1, देखो जरा यहां से देख लो जरा चेक करके, T1 और T2, इस वाले कर्व में टाइम में चेंज कितना आया, T2 माइनस T1, तो यहां पर मैंने यही लिखा है डेल्टा T चेंज इन टाइम है ना, ये तो T2 से T1 तक, तो लेटेंट हीट निकालनी है मुझे, लेटेंट हीट m को नीचे ले लो, तो P अपॉन m इंटू T2 माइनस T1। सो लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस लाइन ए। क्लियर? ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट क्लियर है? इन ग्राफ फ्रॉम बी टू सी, इन ग्राफ फ्रॉम बी टू सी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड चेंजेस विद टाइम, फिर टेम्परेचर बदलने लगा लिक्विड का, तो सप्लाइड हीट डेल्टा Q बराबर m स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू P डेल्टा T। डेल्टा T कितना है, B से C तक कर्व में T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो स्पेसिफिक हीट निकल आएगी, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू C निकालना है मुझे, m को नीचे ले लो, तो P अपॉन m इंटू ये क्या चाहिए, चेंज इन टाइम अपॉन ये चेंज इन टेम्परेचर, ये मेरे ख्याल से स्लोप है कौन से वाले कर्व का, BC कर्व का, तो P अपॉन m इंटू स्लोप ऑफ लाइन BC। ग्राफ में देख लेंगे लाइन BC कौन सी है, P अपॉन m इज कांस्टेंट, सो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। ये वाली लाइन, इस BC लाइन का स्लोप, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। इन ग्राफ CD ग्राफ में देखो चेंज इन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब θ2 क्या है, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहां पर लिखा है मैंने, देखो फोर्थ में, इन द ग्राफ फ्रॉम C to D टेम्परेचर इज सेम, सो θ2 इज टेम्परेचर, θ2 is represent boiling point of liquid. At point C, boiling is starts, and point at D, all liquid will convert into vapors. Let L is the latent heat of vaporization. तो supplied heat कितनी होगी, डेल्टा Q equal to ml P डेल्टा T, और डेल्टा T CD कर्व में क्या है, T4 माइनस T3, तो यहां पर लेटेंट हीट निकालनी है, m को नीचे ले लो, तो P अपॉन m इंटू T4 माइनस T3, P upon m constant, so latent heat of vaporization of liquid is directly proportional to length of line CD। इस लाइन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेटेंट हीट, इस वाली लाइन, ठीक है ना। उसके बाद वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद टेम्परेचर फिर चेंज हो जाएगा गैस का, तो गैस की स्पेसिफिक हीट निकालना चाहती है तो निकल आएगी। इन ग्राफ लाइन DE represent gaseous state of substance in this part of curve, temperature of gas changes with time,
सो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा इक्वल टू पी डेल्टा टी। स्पेसिफिक निकालनी है पी अपॉन एम इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा, चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। पी अपॉन एम कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा ये क्या है 1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन डी। पी अपॉन एम इज कॉन्स्टेंट, ये स्लोप है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन डी। हेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ लाइन डीई। और डीई लाइन इस ग्राफ में ये है मेरे बच्चे, ये लाइन डीई लाइन का स्लोप। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ लाइन डी। यहां तक मेरे ख्याल से हीटिंग कर्व समझ आ गया होगा बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। यहां तक बच्चों इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख लो आप, ठीक है क्या नहीं। कैलोरीमेट्री वाला टॉपिक यहां तक फिनिश होता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मेरे बच्चे हाइग्रोमेट्री की, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको पढ़ाया जाता है, कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाया करते हैं, वो लेफ्ट नहीं होने चाहिए। आप इस वीडियो को देखें और हाइग्रोमेट्री नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कराऊंगा, तब तक इस वीडियो को आप देखें और रिवाइज कर लें।